रमज़ान की शुरुआत अब कुछ ही दिनों के बाद होने वाली है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रमज़ान खुशियों का पैगाम लेके आती हैं और रमज़ान एक ऐसा मौका है जब हम अपने आप को पवित्र करते हैं शरीर से, मन से और धन से। और हमारे इस मौके पर, इस पाक मौके पर हमारे जो डायबिटिक मित्र हैं वो भी इस मौके को हाथ से खोना नहीं चाहते। हमारे कितने डायबिटीज़ के पेशेंट, बीपी के पेशेंट, हार्ट के पेशेंट ये अपने डॉक्टरों से पूछते हैं बार बार कि क्या वो रमज़ान में रोज़ा रख सकते हैं, उपवास कर सकते हैं। इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देना बहुत मुश्किल है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि जो डायबिटिक पेशेंट या हार्ट के मरीज रोज़ा रखना चाहते हैं उनकी जब तक पूरी मुकम्मल जांच नहीं होती है तब तक इस बात का जवाब देना बहुत मुश्किल है। इसलिए इस पाक मौके पर मैंने अपना दायित्व समझा कि जो हमारे डायबिटिक मित्र या बीपी के मरीज़ हों या हार्ट के मरीज़ हों, रोज़ा रखना चाहते हैं डायबिटीज़ के बावजूद भी, तो वो क्या करें क्या न करें। तो ऐसी जब आपकी इच्छा है कि आप रोज़ा रखना चाहते हैं तो फर्स्ट स्टेप होगी, पहला कदम, कि अपने डॉक्टर से राय लें। आप उनसे पूछें कि आपको रोज़ा रखने में कोई परेशानी है कि नहीं। वो आपकी मुकम्मल जांच करेंगे जिसको कॉम्प्रिहेंसिव जांच कहते हैं। अगर आप डायबिटिक हैं तो आपकी जांच होगी, ब्लड शुगर, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, ब्लड प्रेशर, हार्ट की जांच, किडनी की जांच, कॉम्प्रिहेंसिव जांच। वो आपको रिस्क एसेस करेंगे कि आप हाई रिस्क में हैं, मॉडरेट रिस्क में हैं या माइल्ड रिस्क में हैं, और आप इंसुलिन पर हैं कि टैबलेट पर हैं, और आपको रोज़ा रखने में कोई परेशानी हो सकती है कि नहीं। जांच करने के बाद जब उन्होंने सहमति आपको दे दी कि आप डायबिटिक हैं, आप रोज़ा रख सकते हैं, तो कुछ बात की अलग से जानकारी आपको होनी चाहिए कि आप अपने लाइफ स्टाइल में, आपकी जो दिनचर्या है उसमें क्या बदलाव, आपकी ब्लड शुगर की जांच कैसे होगी, आपको खाने में कौन कौन से एहतियात रखना पड़ेगा, और आपको ये कैसे अंदाज़ा होगा कि आपके ब्लड में चीनी की मात्रा कम हो गई है, जिसको हाइपो बोलते हैं। इन सब बातों की पूरी जानकारी अपने डॉक्टर से लें, वो आपको बताएंगे और उसका मुकम्मल अनुपालन करेंगे तो आपको कोई भी खतरा नहीं होगा। तो पहली बात मैं स्टार्ट करता हूँ कि वैसे कौन से डायबिटिक हैं जिनको फास्टिंग वर्जित है। वो है कि अगर आप टाइप 1 डायबिटिक हैं, इंसुलिन पर डिपेंडेंट है, तो मेडिकल साइंस कहती है कि ऐसे लोगों को उपवास नहीं करना चाहिए, रोज़ा नहीं रखना चाहिए। और अगर टाइप 2 डायबिटिक हैं और टैबलेट के अलावा इंसुलिन पर है तो आपको भी फास्टिंग से बचना चाहिए। लेकिन अगर आपका डायबिटिक इस रेंज में है कि जो एक टाइम इंसुलिन लेने से काम चलता है, जिसको बेजल इंसुलिन करते हैं, तो कुछ मॉडिफिकेशन के साथ आप फास्टिंग रखने में कोई दिक्कत नहीं। टैबलेट पर हैं तो टैबलेट को मॉडिफाई करना पड़ेगा, दवाओं को चेंज करना पड़ेगा, और ऐसी दवाओं को आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसमें हाइपोग्लाइसीमिया कम है। पोटेंट ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट आपको नहीं लेने हैं, और खाने पीने में तब्दीली भी आपको करनी पड़ेगी। तो आइए हम बात करते हैं कि मॉडिफिकेशन की, मॉनिटरिंग की, और अपने खान पान में क्या अपना बदलाव करें। सबसे पहले मैं दवाई की बात करूंगा कि अगर आप टैबलेट पर हैं तो टैबलेट का 2/3 डोज आप इफ्तार के बाद अवश्य ले लें, और 1/3 डोज शहरी के टाइम में लेंगे। जो आप एक टैबलेट सुबह शाम खाते थे वो उसका 1.5
टैबलेट इफ्तार के बाद और आधी टिकिया आप सहरी के वक्त लेंगे, क्योंकि सहरी के बाद आपको ऑलमोस्ट फास्टिंग में रहना पड़ता है, दवाई की मात्रा घटा दें। इफ्तार के बाद 1-2 खाना और खाते हैं तो उसको एक 2/3 डोज आपको खाने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर इंसुलिन पर है तो बेजल इंसुलिन का इस्तेमाल करें और इफ्तार के बाद लिया करें, वो सहरी के वक्त इंसुलिन लेने की आवश्यकता नहीं। दूसरा होता है प्रश्न कि खाने पीने में क्या तब्दीली करें, तो मैं इफ्तार की बात अपना करता हूँ कि इफ्तार में अक्सर देखा गया है कि आम लोग उस समय कुछ नमकीन चीज़, फ्राइड चीज़, जो कचड़ी, पकौड़ी, घुगनी वगैरह वगैरह के खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पर मैं आगाह करूँ कि जो लोग डायबिटिक हैं उनको जंक फूड, मतलब ऐसे खाने जो तेल में या घी में छाने गए हैं, पकाए गए हैं, ज़्यादा नमकीन चीज़, ज़्यादा मीठी चीज़ नहीं खानी। तो उसमें कैसे खाएं उसकी मैं पूरी जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। स्क्रीन पर आपको दिखलाए जाएंगे प्लेट, जिसमें आप देखेंगे कि आपके इफ्तार में कुछ बातें हैं जिसका अनुपालन करें कि इफ्तार करते समय भर पेट नहीं खाएं, उसमें जंक फूड की मात्रा नहीं हो, बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ उसमें नहीं हो, जो पचने में आसानी हो, जिसमें नमक की भी मात्रा कम हो, घी तेल की मात्रा कम से कम हो, ताकि ये डायबिटीज़ के पेशेंट को ब्लड शुगर की मात्रा नहीं करे ज़्यादा और पचने में आसानी हो और पेट में भी खराब नहीं करे। जो चीज़ आपको खानी चाहिए, इफ्तार जब लोग रोज़ा तोड़ते हैं तो सबसे पहले उन लोगों की कोशिश होती है कि कोई मीठी ड्रिंक लें, मीठे शरबत। तो डायबिटिक लोगों को मीठे शरबत नहीं लेनी है, उसके बदले में लेमन वाटर, या आपको कुछ मीठा की ख्वाहिश है तो लेमन वाटर में अगर हल्के से हनी, शहद डालते हैं, हल्का मीठा हो जाएगा, वो एक बेहतर एनर्जी ड्रिंक है, आप उससे रोज़ा तोड़ने की शुरुआत करें। अगर आपको कोई मीठी चीज़ खानी है तो सीजनल फ्रूट में मीठे तरबूज के 1-2 टुकड़े या पिन खजूर के 1 पीस आप स्टार्ट वहाँ से करें। प्लेट में आपके मौसमी फल, जो उस समय गर्मियों के फल हैं, तरबूजे, खरबूजे, थोड़ा सा पका केला, अंगूर वगैरह की कुछ मात्रा हो, कुछ उसमें अपना सलाद हो, और उसमें अगर आपको घुगनी खाने की इच्छा है तो अंकुरित मूंग या अंकुरित बूट को इस्तेमाल करें। स्वादिष्ट उसमें करने के लिए अगर उसमें थोड़े से टमाटर, थोड़े से प्याज, हल्के से नमक और नींबू उसमें मिला दी जाए तो खाने में बहुत जायकेदार हो जाता है। डायबिटिक के लिए स्नैक्स की बात करें तो मखाना और चिनिया बादाम काफ़ी अच्छा है। और भी अगर आपको कुछ खाने की इच्छा है तो उपमा, जो सूजी का नमकीन हलवा को उपमा कहते हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से कच्चे मूंग और कच्चे बूट के साथ जायकेदार बनाने के लिए जो आप ये अपना चूड़ा फ्राई करके खाते हैं, उसकी जगह में भूजा, बालू वाला जो भूजा होता है, चावल के भूजे, बूट के भूजे अगर डाल के खाते हैं तो एक अच्छा प्लेट हो जाएगा। इस तरह का प्लेट इफ्तार के समय ये हेल्दी प्लेट होगा, डायबिटिक फ्रेंडली होगा, डायबिटिक वाले को ब्लड शुगर ज़्यादा बढ़ने से रोकेगा, पेट भी साफ रखेगा। इतना ही नहीं, जो नॉन डायबिटिक हैं, जो बीपी के पेशेंट हैं, जो हार्ट के पेशेंट हैं, उनके लिए भी ये इफ्तार का प्लेट बहुत ही हेल्दी प्लेट साबित होगा। मैं यहाँ पर आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि स्वादिष्ट भोजन के चक्कर में नहीं रहे। आपका सेहत बहुत ही कीमती है, उसको संभाल कर रखिए। और रमज़ान का महीना है, अपनी गलत आदतों को ठीक ठाक करने का, ऐसे मौके का फ़ायदा उठाएं, अपनी ईटिंग हैबिट्स को इम्प्रूव करें। और खाते समय कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। सफाई का, खाना जो भी हो इफ्तार के समय घर में जो आप तैयार करते हैं वही हो। मार्केट का फूड ना खरीदें, वो जंक फूड होता है। वो किस तरह का घी तेल इस्तेमाल करेंगे इसका कोई गारंटी नहीं है। घर में जो घी तेल आप इस्तेमाल करते हैं
वो सरसों का तेल और गाय का घी सर्वोत्तम तेल है कुछ पकवान आपने बनाने के लिए, जो घर ही में उपलब्ध हो सकता है। बाहर की जो दुकान से खरीद के लाते हैं इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो किस तरह के तेल में उसको तैयार करते हैं और सफाई का कितना ख्याल करते हैं। और इफ्तार खोलते समय स्पीड का ख्याल रखें, बहुत स्पीड में नहीं खाएं, धीरे धीरे खाएं। स्पीड में खाने के जो नुकसान हैं, स्पीड में खाने से आदमी का ब्लड शुगर उसी स्पीड में बढ़ता है। स्पीड में खाने से पेट में गैस अधिक ये अपना बनती है। और सबसे बड़ी बात कि जिन लोगों को स्पीड में खाने की आदत होती है वो अक्सर मोटे हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि खाना ठीक से पचे, गैस ना बने, तो धीरे धीरे खाने की आदत को डालिए। और खाना खाने के बाद आधे घंटे के बाद पानी पीते हैं तो खाना पचने में आसानी होती है। खाना अच्छा से पचे उसके लिए एक और अच्छी विधि है कि प्रेयर करते समय, नमाज पढ़ने के टाइम में, जब आप दोनों पैरों को मोड़कर अपने एड़ी पर बैठते हैं, जिसको योग की भाषा में वज्रासन कहते हैं, इस स्थिति में रोज़ा तोड़ने के बाद आप 5-10 मिनट भी बैठते हैं तो आपको खाना आसानी से पचेगा, गैस वगैरह नहीं बनेगी। इसको योग की भाषा में हम लोग वज्रासन करते हैं। जो सभी इस्लाम धर्म के फॉलोवर जब भी प्रेयर करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो उसकी एक विधि है कि उनको कुछ देर के लिए अपने हिल्स पर, पैरों को मोड़ पर बैठना ही पड़ता है। ये बहुत ही खूबसूरत टेक्निक है अपने को स्वस्थ रखने का, पेट को ठीक रखने का। इसका अनुपालन आप अवश्य करें। खाने में चूँकि डायबिटिक लोगों के साथ गलती क्या होती है कि मीठा खाना वर्जित है, तो उसको लोग कंपनसेट नमकीन खाने से करते हैं। ये मैं आगाह करूँगा कि डायबिटिक के लिए थोड़ा सा मीठा खाना उतना खतरनाक नहीं है जितना कि नमक और घी तेल। अगर आप डायबिटिक हैं और नमक ज़्यादा खाते हैं तो आपको हार्ट अटैक का, बीपी का खतरा रहेगा। इसलिए आप नमक को हल्का कीजिए। जितना कम नमक खाएंगे उतना ही हार्ट अटैक, बीपी का खतरा आप पर कम होगा। सफाई का ख्याल जरूर करें और घी तेल का इस्तेमाल कम से कम करें। कच्चा खाना खाएं। और घी तेल का कुछ पकवान आपको बनाना हो तो फ्राइंग पैन में बनाएं और कम से कम मात्रा में तेल या घी डाल के बनाएं। उसको छान के या डीप फ्राई अपने करने से बचें। और जैसे पकौड़ी, कचरी वगैरह वाले आइटम से, पूड़ी, पराठा से अपने आप को बचाएं। तो ये इफ्तार के आइटम के बाद और पानी का अवश्य ख्याल करें। पानी पीना रमज़ान के महीने में, खासकर इफ्तार के बाद और सहरी के पहले 2 से 3 लीटर पानी पीना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको डिहाइड्रेशन होने का खतरा रहेगा। और सहरी के वक्त और आप के टाइम में जो अगला भोजन होता है सहरी के, लोग अक्सर हल्की फुल्की चीज़ खाते हैं, सेवई या थोड़े से दूध पीते हैं। विज्ञान का कहना है कि सहरी के वक्त आप कुछ ऐसे चीज़ खाएं जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा। क्योंकि प्रोटीन की मात्रा फूड में ज़्यादा होने से भूख आपको कम लगेगी और उसी खाने के बाद सारे दिन उपवास करना है, आपका एनर्जी लेवल बॉडी में मेंटेन होगा। प्रोटीन की मात्रा के जहाँ से मिलती है वो है हम लोगों का दाल, दूध, दही, अंडा, मांस, मछली और सोयाबीन, राजमा या सोयाबीन की बरी। इसमें सबसे सस्ता है सोयाबीन के राजमा चावल या राजमा रोटी या सोयाबीन की बरी। आप किसी हरी सब्जी में डाल दें तो प्रोटीन की मात्रा उसमें अपना बढ़ जाएगी। अगर दही आपको मिल जाए वो भी एक अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। बॉयल्ड अंडा भी एक आप खा सकते हैं। चिकन या मटन 1-2 पीस खा सकते हैं, जो आपके लिए सुविधाजनक हो। इसमें से प्रोटीन अपने खाने में अवश्य डालें ताकि आपका पेट अपना भरा हुआ रहे। और एक रैप भी आप चाहें तो अपने बना सकते हैं। रोटी के अंदर कुछ सलाद, हरी सब्जियां, पनीर डाल करके रैप के रूप में, जो शहरों में फास्ट फूड के रूप में लिया जाता है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोटीन का ख्याल अवश्य करें। इफ्तार के टाइम में जो पहला आइटम फ्रूट इसीलिए दिया जाता है कि फ्रूट में कार्बोहाइड्रेट होती है ज़्यादा और 1-2
टुकड़ा खाने के बाद भी आपको शरीर में ताकत महसूस होती, एनर्जी होता है। इन सब बातों के बाद जो दूसरी इम्पोर्टेंट है चीज़ कि आपको एक्सरसाइज करना नहीं छोड़ना है। कुछ लोगों का ये मानना है कि इस्लाम में चूँकि फास्टिंग है, एक्सरसाइज करेंगे तो और कमजोरी हो जाएगी। ये धारणा सही नहीं है। आप विगरस एक्सरसाइज नहीं करें, दौड़ना, जिम जाना, वेट लिफ्टिंग करना, ये सब आपको मनाही है। लेकिन हल्के फुल्के एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक या इवनिंग इफ्तार के बाद वॉक करें, और या मॉर्निंग वॉक करें फजीर की नमाज के बारे में, तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। योगा में अगर आपकी जानकारी है तो योग करें, लेकिन फजीर के नमाज के बाद टहलना सर्वोत्तम उपाय है टहलने का। इससे आपका हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। नींद आपको अच्छी 6 से 7 घंटे की नींद होनी चाहिए। रात में फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद, खाना खाने के बाद, नमाज पढ़ने के बाद सो जाए, क्योंकि आपको सवेर में सहरी के टाइम में उठना भी है, टहलना भी है, इसका ख्याल करें। तो और अगर नींद का ख्याल करते हैं, एक्सरसाइज का ख्याल करते हैं, फूड का ख्याल करते हैं, तो बहुत कुछ आपने संभाल लिया। दवाओं के बारे में मैंने बता दिया, डॉक्टर आपको देंगे सलाह। और एक सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, जो डायबिटिक लोग अक्सर भूल जाते हैं करना, वो है मॉनिटरिंग। आप जो भी दवाई ले रहे हैं, आप जो भी खाना खा रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, उससे आपका ब्लड शुगर नियंत्रण में है कि नहीं, ये जानना आपका बहुत दायित्व है। अगर नहीं जानेंगे, उसका ख्याल नहीं करेंगे, तो खतरा हो सकता है। यही सबसे बड़ी खतरनाक बात है। मॉनिटरिंग कैसे करें? एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको बोलते हैं ग्लूकोमीटर। अंगुली से 1 बूंद खून लिया जाता है। आप इसको सुबह 6 बजे इफ्तार के पहले एक बार कर लें, एक बार सुबह में कर लें, और रात में खाना खाने के 2 घंटे के बाद। अगर आपका ब्लड शुगर फास्टिंग 80 से लेके 130 के बीच में है, और खाना खाने के 2 घंटे के बाद 180 के अंदर में है, तो आप मान के चलें कि आपका ब्लड शुगर नियंत्रण में है, कोई डरने की बात नहीं। लेकिन अगर फास्टिंग कभी आपका 250 से ज़्यादा हो जाए, या आफ्टर मील शुगर 300 सवा 300 से हो जाए ज़्यादा, ये खतरे की घंटी है। डॉक्टरी से विचार करके उस समय रोज़ा को कंटिन्यू करना अक्लमंदी नहीं है। ये वक्त है रोज़ा को ब्रेक करने का। एक चीज़ और है जो आप अपने डॉक्टरों से जाने सीखें, मैं भी आपको बता रहा हूँ कि हाइपोग्लाइसीमिया को कैसे पहचानें। आपको फास्टिंग के दौरान कभी चक्कर आने लगे, आपको बहुत ज़्यादा पसीना आने लगे, भूख आने लगे, धड़कन आने लगे, एक चीज़ 2 दिखाई पड़ने लगे, या लगे कि मैं अपने बेहोश हो जाऊंगा, या आवाज़ लड़खड़ाने लगे, तो समझिए कि आपका ब्लड में चीनी घट रहा है, हाइपो में जा रहा है। आप फ़ौरन कोई मीठी चीज़ खा लें। रोज़ा तोड़ना उस समय जान बचाने के लिए अक्लमंदी है। मगर अगर कोई आदमी डायबिटिक है, रोज़ादार हैं, बेहोश हो गए, तो उसको मुंह से कुछ भी खाने पीने की चीज़ देने की गलती ना करें। वो देने से जान को खतरा हो सकता है। अगर उस समय आपको डाउट होता है कि चीनी कम होने से आदमी हो गया बेहोश, पहला कदम उसका अर्जेंट ग्लूकोमीटर कीजिए। 70 से कम है तो वो हाइपो में है। नहीं भी जांच करते हैं, बेहोश हो गया है, कोई डरने की बात नहीं है। ग्लूकोज सलाइन नस में ग्लूकोज का पानी किसी कंपाउंडर डॉक्टर को पकड़ के नस में दे दें, वो आधे घंटे में आदमी होश में आ जाएगा। रोज़ा हो जाए ब्रेक तो उसके लिए अपना कोई बात नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन सब बातों का, अगर सावधानियों का आप ख्याल करेंगे तो आपका रोज़ा सफल होगा और बहुत अच्छे से करेंगे। लेकिन इतनी जहमत उठाने को तैयार हों तो आप ज़रूर करें। अगर आपको लगता है कि इतना मॉनिटरिंग इतना हमारे लिए संभव नहीं है, तो मैं आपको अनुरोध करूंगा कि डायबिटिक लोगों को रोज़ा फास्टिंग करने की तकलीफ़ उठाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो इस्लाम के 5 स्तंभ हैं उसमें से 4 स्तंभ का अनुपालन करें, वो उतना ही इक्विवेलेंट है। और वो उसमें प्रेयर करना, दान करना, अच्छी बातें करना, पाक साक रखना, ये सब का अनुपालन करें। और इन्हीं बातों के साथ मैं आज की वीडियो को समाप्त करता हूँ। मैं दुआ करता हूँ कि आपका रमज़ान सफल हो, रमज़ान में आपकी सारी मन्नतें अपना पूरी हो। और मैं कुछ पंक्तियों के साथ अपनी वीडियो को समाप्त करूँगा। रमज़ान में
तमन्नाएं आपकी सब पूरी हो जाएं, आपका मुक़द्दर हो इतना रोशन कि आमीन कहने से आपकी सारी दुआएं कबूल हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों को रमज़ान मुबारक।